नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ आप हमारे साथ रहती हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी होगी। मुन्ना, ज़रा ऑफिस से आकर मेरे पास भी बैठा करो, दिन भर तुझसे बात करने को तरस जाती हूँ। जैसे ही मुन्ना ऑफिस से घर आया, कल्याणी जी ने उससे बात करने की कोशिश की तो मुन्ना हाथ में पकड़े हुए पैकेट को छुपाने का भरसक प्रयास करते हुए कहा, बस माँ, अभी कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर बात करता हूँ। उसके बाद मुन्ना तेज़ कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बहू कमरे से बाहर निकली और जल्दी में चाय बनाकर ले जाते हुए एक कप कल्याणी जी को भी थमाते हुए गई। जैसे ही कल्याणी जी ने चाय का एक घूंट भरा, तभी मुन्ना के कमरे से समोसे की खुशबू आई और पैकेट खोलने की कड़कड़ करती आवाज़ भी। मतलब आज फिर मुन्ना बहू के लिए समोसे और जिलेबी लेकर आया था और कल्याणी जी समझ रही थी कि वह और उसकी पत्नी कनिका आज समोसा और जलेबी खा लेंगे और रात के खाने में उनके लिए सिर्फ खिचड़ी बना दिया जाएगा। इन दिनों ऐसा अक्सर होने लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिंदगी के सांध्य बेला में भगवान यह कौन सा दिन दिखा रहे हैं, जबकि अपना बेटा ही ऐसे परायों की तरह व्यवहार कर रहा है तो बहू से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कल्याणी जी के पति गिरधारी जी के देहांत को यह चौथा साल था और इन 4 सालों में उन्होंने अपने तीनों बेटों के रंग ढंग अच्छी तरह देख लिए थे। बड़ा बेटा उमेश तो यह सोचकर अपनी जिम्मेदारी से अलग हो गया था कि उसकी पत्नी इकलौती बेटी थी, सो उसके घर में उसके सास ससुर उसके साथ रहते थे और उनकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले रखी थी। मझला बेटा सुरेश तो बाहर नौकरी करता था और मुंबई में रहता था। उससे तो कुछ उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। हाँ, साल 6 माह से आकर मिल जरूर लेता था और गाहे बगाहे फ़ोन कर लिया करता था। चूँकि वह घर और शहर दोनों से दूर रहता था तो अक्सर महंगाई का रोना, बच्चों के एडमिशन और फीस का रोना लेकर माँ की भावुकता का फ़ायदा उठाकर कभी कभी उनसे कुछ पैसे भी लेता रहता था। पैसे मांगते वक्त वह और उसकी पत्नी उर्मी विनम्र होकर कहते तो थे कि जल्दी लौटा देंगे, पर कभी लौटाते नहीं थे। कदाचित उनका ध्यान इस ओर ज़्यादा था कि माँ पैसे तो देंगी नहीं, ऐसे फिर किसी और बहाने से मांगना ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी उनके खर्चे तो पापा के पेंशन से चल ही रहे हैं, तो उन्हें पैसों की क्या और कितनी ज़रूरत होगी भला। यह सारी बातें कल्याणी जी कुछ तो अपने अनुभव से और कुछ उनके हाव भाव से अच्छी तरह समझती थीं, पर समय का बदला हुआ रुख देखकर चुप थी। बुढ़ापा अपने आप में उम्र का कठिन दौर तो है ही, साथ ही अपनों की अवहेलना और एक असुरक्षा का भाव भी लगातार मन में बना रहता है। ऐसे में अगर जीवन साथी का संग बिछड़ जाए तो हर पल मन सशंकित सा रहने लगता है। इन दिनों कल्याणी जी भी उम्र के उसी कठिन दौर से गुजर रही थी। सबसे छोटा बेटा परेश जो साथ में रह रहा था, वह तो उन लोगों से ज़्यादा खराब व्यवहार कर रहा था जो कि घर से दूर रह रहे थे। परेश और उसकी पत्नी कनिका उन पर एक तरह से एहसान सा जताते रहते कि वह उनके साथ रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जबकि सच तो ये था कि कल्याणी जी के सारे खर्चे उनके पति के पेंशन की रकम से ही निपटते थे। इसके अलावा बहू दूसरी बार गर्भवती थी, सो रसोई और कुछ ऊपर का काम कल्याणी जी खुद भी कर दिया करती थी। फिर एक काम वाली भी रख रखी थी। फिर भी आए दिन बेटे बहू काम को लेकर उन्हें कुछ न कुछ सुना दिया ही करते थे। इसके अलावा वो चाहते थे कि कल्याणी जी बाबूजी की पेंशन की सारी रकम उनके हाथ में रख दिया करें, और चूंकि दोनों भाई इस घर में नहीं रहते तो माँ की जिम्मेदारी उठाने का हवाला देकर घर भी अपने नाम कराना चाहते थे। कल्याणी जी बाहर तो सबके सामने हंसती मुस्कुराती, पर घर में अकेलेपन और तिरस्कार दोनों झेल रही थी, जो किसी को बता भी नहीं सकती थी। एक तरह से उनकी स्थिति गुड़ के ठेले रखे हुए थैले की तरह हो गई थी, जिसमें गुड़ के टुकड़े से ही चोट लगती रहती है, पर किसी को कुछ कह नहीं सकती। उनकी सबसे छोटी संतान एक ही बेटी सुनैना थी। वह कभी कभी अपनी बेटी से अपने मन की बातें कर लिया करती थी। सुनैना अपनी माँ की बात सुनती तब दुखी हो जाती थी कि पिताजी की निधन के बाद माँ कितनी दुखी रहती हैं, पर अभी उसका छोटा बच्चा था और उस पर ससुराल की जिम्मेदारी भी, सो माँ से मिलने कम ही आ पाती थी। कल्याणी जी कभी कभी सोचती वह तो अच्छा था कि गिरधारी जी अपने जीवित रहते अपने बेटी का ब्याह कर चुके थे, वरना अभी वह भी बिन ब्याही रह जाती।
इन 3 भाइयों की गैर जिम्मेदारी देखकर तो कल्याणी जी को यही अंदेशा होता था कि अभी जबकि उनके हाथ पैर चल रहे हैं तब इन्होंने अपने दायित्व की तरफ से आंख मूंद लिया है। कल को उनकी उम्र और बढ़ने पर न जाने और क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से वह अपनी सोच को सकारात्मक रखकर वृद्धावस्था में भी आशावान रहने की कोशिश कर रही थी। वैसे 4 लोगों का छोटा सा परिवार था और 5वां आने वाला था। बहू कनिका गर्भवती जो थी। अभी इस परिवार में सिर्फ 4 ही तो लोग थे, मुन्ना, उसकी पत्नी कनिका और उसका बेटा बन्नी। पर फिर भी एक ऐसी दूरी सबके बीच में थी। वैसे सबके बीच में कहना गलत होगा क्योंकि वह तीनों तो एक थे ही। सिर्फ उन्होंने कल्याणी जी को लगभग साइड कर दिया था। इस बुढ़ापे में वह इस अलगाव को महसूस भी करती, लेकिन किसी को कैसे कह सकती थी कि जो बेटा उनके साथ रहता है अब वो अभी बदल गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये दोनों, छोटा बेटा और बहू, कल्याणी जी पर बहुत दबाव बना रहे थे कि वह घर उनके नाम कर दें, क्योंकि माँ की यानी कल्याणी जी की देखभाल तो वही दोनों करते हैं। इसके एवज में मुन्ना के पास एक बहाना भी निकल आया। उसका कहना था कि चूंकि यह घर शहर के रिहायशी इलाकों में था सो यहाँ से मार्केट, मॉल वगैरह सब दूर पड़ता है। इसे बेचकर अगर 20 शहर में फ्लैट ले लिया जाए तो सार्वजनिक स्थल पास पड़ेंगे और पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा। पर कल्याणी जी भली भांति जानती थी कि यह घर है तो उनके सारे बच्चों का एक बसेरा है। इसे बेचकर अगर फ्लैट ले लिया गया तो वह सिर्फ मुन्ना का फ्लैट होगा। इसके अलावा घर की बेटी जिस हक से अपने पिता द्वारा बनवाए हुए मकान में आती है वह उस फ्लैट में इतने हक से कहाँ रह पाएगी। बाकी बड़ा और मझला बेटा बहू भी तब शायद 30 त्यौहार पर आने में भी उत्साह ना दिखाएं। यहाँ कल्याणी जी ने सबके हित में सोचते हुए समझदारी दिखाई थी और घर को बेचने से इनकार कर दिया था। उनके इनकार से मुन्ना और कनिका दोनों चिढ़ से गए थे और कुछ दिन घर में तनाव बना सा रहा था। इस बीच वो दोनों फिर एक प्रस्ताव लेकर आ गए। मुन्ना बोला, माँ, इन दोनों हाउसिंग बोर्ड वाले बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट निकाल रहे हैं। मैं और कनिका वह लेना चाहते हैं। उसमें कोई रहेगा नहीं, बस उसे रेंट पर लगा देंगे। अतिरिक्त कमाई घर आ जाया करेगी जिससे कुछ ऊपर के खर्चे निकल जाया करेंगे। बस इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि घर के पेपर मेरे नाम से होगा तभी मुझे लोन मिलेगा। कल्याणी जी बेटे की बात ध्यान से सुन तो रही थी पर उनका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। वह समझ गई थी कि यह भी घर हथियाने की मुन्ना की एक चाल है। फिलहाल तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अब की गर्मी छुट्टी पर तेरे दोनों भाई और बहन आ जाएंगे, फिर सब मिलकर सोच विचार कर ही कोई फैसला करेंगे। मुन्ना समझ गया कि माँ आसानी से नहीं मानेंगी तो बोला, वो तो ठीक है माँ, लेकिन तब तक तो सारे फ्लैट बुक हो जाएंगे। तू ही तो कह रहा है कि इन दोनों बहुत सारे बिल्डर्स फ्लैट बना रहे हैं और कुछ ही महीनों बाद तो है दिवाली, तब तक इंतज़ार कर लेते हैं। देख बेटा, यह घर तेरे पापा ने मेरे नाम से बनवाया था और इस घर के सारे कागजात भी मेरे नाम पर हैं। अब मेरे बाद तुम चारों भाई बहन का बराबर अधिकार है इस घर पर। ऐसे में अगर मैं यह घर सिर्फ तेरे नाम कर दूँ यह उचित नहीं है। साथ ही इसमें उन सब की राय लेना भी ज़रूरी है। बस उसके बाद से ही दोनों पति पत्नी थोड़े उखड़े उखड़े रहने लगे। यहाँ तक कि कल्याणी जी से ठीक से बात भी नहीं करते थे। कल्याणी जी उनके बदले हुए व्यवहार को समझ तो रही थी, साथ ही दिन प्रतिदिन उनकी अवहेलना भी सह रही थी। आज जो मुन्ना उनसे छुपाकर समोसे और जलेबी लेकर आया था उसके पीछे भी यही नाराज़गी तो थी ही, साथ ही एक बात और भी थी। इन दिनों बहू के 3रा महीना चल रहा था और वह अक्सर बाज़ार की चीज़ें, यही समोसा, कचौड़ी, झिल्ली, कचरी वगैरह खा लेती और फिर पेट में गैस की शिकायत करके घर के खाने को हाथ भी नहीं लगाती थी। कल्याणी जी ने 1-2 बार टोका टोकी की कि इससे गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ेगा तो वह नाराज़ हो गई और उसी का परिणाम था कि मुन्ना अब उनसे छुपा कर बाज़ार की चीज़ें लाने लगा था। कभी चाउमीन, मंचूरियन वगैरह भी लाता तो कल्याणी जी को देर सवेरे पता चल ही जाता था। पर आज वह समोसा और जिलेबी लेकर आया था जो कल्याणी जी को भी बहुत पसंद था, तो उनका भी बड़ा मन कर रहा था कि कम से कम समोसे का एक टुकड़ा ही उसे उन्हें खिला दिया जाता, पर मन मारकर ही रहना पड़ रहा था। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने पोते बन्नी को बुलाया, प्यार से बुलाया और कहा, बेटा बन्नी, ज़रा अपने पापा को बुलाना। थोड़ी देर में मुन्ना आया तो अभी भी उसके मुंह से समोसे की खुशबू आ रही थी।
कल्याणी जी का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने उसे 50 रुपये पकड़ाते हुए कहा, मुन्ना बेटा, आज मेरे लिए 2 समोसे और 1 पाव जलेबी ला देना। पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। मुन्ना का चेहरा पलाश के लिए एकदम फक पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए। उसे एकदम से एहसास हुआ कि इस बुढ़ापे में अपने माँ के प्रति वह कितना अन्याय कर रहा है। वह बहुत ग्लानि महसूस कर रहा था। उसकी नज़रें ऊपर नहीं उठ रही थी। उसने तुरंत कहा, माँ, मैं लेकर आया हूँ ना, अभी आपको भी खिलाता हूँ। और थोड़ी देर में पूरा परिवार समोसे और जलेबी खा रहा था। कल्याणी जी के लिए यह बहुत ही अच्छा समय था। उन्हें अंदर ही अंदर यह एहसास हो रहा था कि शायद मुन्ना और कनिका उनसे फिर घर उनके नाम करने को ज़रूर बोलेंगे। पर अभी जो परिवार का साथ और प्रेम उन्हें मिल रहा था वह अनमोल था। वह इन लम्हों को समेट लेना चाहती थी। मुन्ना उनसे माफ़ी मांगने वाले अंदाज में कह रहा था कि माँ, मैं समोसा जलेबी लाया तो सबके लिए था, पर गलती से पैकेट अपने कमरे में लेकर चला गया था। फिर गलती से बन्नी ने पैकेट खोल दिया। आप खाओ समोसे और जलेबी। आज कल्याणी जी को मुन्ना का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वह सोच नहीं पा रही थी कि अभी जो मुन्ना और कनिका उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं वह कोई सपना तो नहीं है। उन्होंने उस समय अपनी सोच को यहीं रोक लिया कि इस बार दिवाली पर जब सारे बच्चे इकट्ठे होंगे तब वह मुन्ना की बात रख कर देखेगी। क्या पता सब वही बोल दे जो चाह रहा है। और उन्होंने सोच रखा था कि अब कभी भी उन्हें ऐसा लगेगा कि परिवार बिखर रहा है तो वह समेटने की कोशिश करेंगी, पर और परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेंगी। वैसे उन्हें यह भी पता था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा, पर अपने बिखरते परिवार को समेटना तो बहुत ज़रूरी था। आज शाम तो हंसी खुशी से बीत गया था। रात को सोते वक्त कल्याणी जी मुन्ना के व्यवहार के बारे में गौर करके सोच रही थी कि मुन्ना कनिका की बातों में आकर उनसे बेरुखी तो दिखा रहा है, पर अभी भी उसमें भावनाएं बाकी हैं, तभी तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा है। इससे यह तो साबित होता है कि उसे अपनी माँ की परवाह आज भी है। अब आगे क्या करना है कि यह परिवार बिखरे नहीं और मुन्ना और बहू कनिका अपने लालची स्वभाव पर थोड़ा अंकुश लगाएं। कल्याणी जी के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। सुबह उठने तक कल्याणी जी एक नतीजे पर आ चुकी थी। प्रतिवर्ष गिरधारी जी की वर्षी पर सारे बच्चे इकट्ठे होते थे। इस बार अपने पिता की 5वीं वर्षी पर सबका आना ज़रूरी था। सो कल्याणी जी ने सोचा उसी वक्त मुन्ना और कनिका द्वारा यह घर उनके नाम करने के लिए जो उन पर दबाव पड़ रहा है वह भी सबको बताएंगी, ताकि ये दोनों उन्हें और परेशान ना करें। इतना सोचकर वह अगले दिन अपने नित्य कर्मों में लग गईं और घर का माहौल सामान्य करने की कोशिश करेंगी। इस बार 7 मार्च को कल्याणी जी ने अपने पति की और बच्चों के पिता की वर्षी पर दोनों बड़ों बेटों रमेश और सुरेश के साथ अपनी बेटी सुनैना को भी बुलाया था। और बरसी से पहले शाम को जब सब इकट्ठे बैठे तभी कल्याणी जी ने कहा, बेटा तुम लोग एक बात ध्यान से सुन लो। इस वक्त मैं बहुत अजीब दौर से गुजर रही हूँ। मेरे बुढ़ापे का सहारा यह घर और मेरे अपने बच्चे ही हैं। मेरे बाद यह सब तुम्हारा ही होने वाला है। क्या मैं तुम सभी बच्चों से यह उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे जीवित रहते तुम लोग मुझे इस घर में सुकून से रहने दो। सुनकर सभी भावुक हो गए। तभी बड़ा बेटा रमेश बोला, माँ, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम में से कोई ऐसा सोच भी सकता है? आप निश्चिंत होकर रहिए। इसके बाद तीनों भाई और बहन ने उठकर एक साथ कल्याणी जी को गले लगा लिया और नन्हा बन्नी सबको फोटो लेने लगा। आज कल्याणी जी ने हिम्मत करके अपना डर बच्चों के सामने रख दिया था। फिर बच्चों ने भी उनका साथ देने का जो वादा किया था उससे कल्याणी जी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आपको कल्याणी जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।